वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 5 और z कैप क्या बता रहा है डायरेक्शन को। सो इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विथ velocity vector v equal to minus 10 raised to power 6 k cap meter per second. Find magnitude and direction of magnetic force. ट्राई करोगे मैं करूँ एक बोलो ट्राई करेंगे सर। आंसर बताओ फिर। कितना 8 into 10 to power minus 30 8 into 10 raised to power minus 30 13 ठीक है माइनस 30 डायरेक्शन बताओ। नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो माइनस आई कैप होगा मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चे ठीक है हाँ सर। आगे बढ़ा जाए यस सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। सबका आया क्या देखना एक बार फटाफट। सबका आंसर आया। यस सर आया। चलो हेडिंग दो हाँ सर। हेडिंग दो और वीवीआई टॉपिक कर लो। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल वीवीआई कर लेना बच्चे। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल in uniform magnetic field ये बहुत बार बोर्ड में डेरिवेशन के लिए पूछा गया है और इसमें जो भी हम डेराइव करेंगे ना वो चीजें न्यूमेरिकल्स फॉर्म में बहुत ज्यादा यूज होगी पूरे चैप्टर में। सो इस चीजों को अच्छे से देखना। हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आया ना बच्चे। यस सर। सो चलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में डिस्क्राइब किया, ध्यान से देखना कर क्या रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब किया यहाँ और इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जिसका नाम ले लिया Q। अगर मेंशन नहीं है कि वो प्लस है कि माइनस है तो हम प्लस में ही काउंट करेंगे। तो देयर इज अ चार्ज पार्टिकल व्हिच इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड B। अब ये बताओ कि ये जो चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है क्या परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया गया है हाँ या ना। जल्दी बोलो क्या परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया गया। आंसर है हाँ। मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव ऑफ z एक्सिस है और वेलोसिटी किधर है y एक्सिस के अलावा। अब जैसे चार्ज पार्टिकल को विद सर्टेन वेलोसिटी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया क्या होगा तो आंसर है फोर्स लगेगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। सो हम उसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे। प्लेस योर पाम इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड सच दैट फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो फोर्स किधर लगा लेफ्ट हैंड साइड। तो कैसे मुड़ेगा तो आंसर है लेफ्ट हैंड साइड। जैसे मुड़ा तो देखा हर जगह फील्ड अवेलेबल है। अगर हर जगह फील्ड अवेलेबल है तो जो पाथ बनेगा वो पाथ कैसा रहेगा बच्चे। सो जो पाथ बनेगा वो सर्कुलर पाथ होगा। यस और नो। कहीं भी बच्चे चेक करेंगे ना किसी भी पॉइंट पे तो किसी भी पॉइंट पे जब हम देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स होगा। चेक करो यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे है तो फोर्स किधर लगा ऐसे। इस पॉइंट पे चेक करो वेलोसिटी कैसे जाते दिखेगी आगे तो फोर्स किधर लगेगा सेंटर के टुवर्ड्स। मतलब किसी भी पॉइंट पे देखेंगे ना तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे से क्या दिखेंगे बच्चे परपेंडिकुलर दिखेंगे। मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स के बीच का एंगल कभी भी कितना दिखेगा तो आंसर है 90 डिग्री।
ये ले लिया सेंटर जिसका नाम है O। इस पॉइंट पे भी चेक करेंगे तो वेलोसिटी ऐसे दिखेगी, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर दिखेगा, सेंटर के टुवर्ड्स। किसी को डाउट है यहां तक बच्चे? सर बोलो। सर ये हमेशा सर्कल ही फॉर्म करेगा? हाँ, एक चीज है कि क्या हमेशा सर्कल फॉर्म होगा। ठीक है, देखो इधर अगर फील्ड की वैल्यू, ध्यान से सुनना, यहां से फील्ड है, यहां से तुमने एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, जैसे प्रोजेक्ट किया तो ऑफ कोर्स बेंड होगा, तो जैसे बेंड हुआ तो कैसे आया, यहां पे आया। अब यहां से जैसे आया तो देखो इस पॉइंट पे जब आया तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे थी, ऐसे। आप चेक करो, जब यहां पे चार्ज पार्टिकल है, इसके आगे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है क्या? नो सर। नहीं। अगर आगे मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं है, तो क्या कोई फोर्स लगा के उसको बेंड करेगा या सीधा सीधा निकल जाएगा? सीधा सीधा निकल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार सर्कुलर हो। अगर फील्ड सपोज आगे भी होता, यहां तक, सपोज फील्ड यहां आगे तक है, तो क्या होता, यहां पे भी फोर्स लग के बेंड होता। अब जैसे यहां आया, अब यहां पे जब पार्टिकल चार्ज क्यू आया, जब वेलोसिटी ऐसे दिख रही है, क्या नीचे कोई फील्ड है उसको बेंड करने के लिए? यस और नो? आंसर है नहीं है। तो अब पाथ कैसा हो जाएगा, सेमी सर्कल। पहले कैसे था, क्वार्टर सर्कल, बाद में क्या हो गया, सेमी सर्कल। तो ये सब डिपेंड करेगा बच्चे कि फील्ड कितना है। अब मैंने दिखाया कि उसके आजू बाजू बहुत सारा फील्ड है, उस फील्ड के बीच में उस चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो पाथ जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, सर्कल। यहां पे भी क्वार्टर बने या सेमी बने, सब किसका पार्ट है, सर्कल का। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया जाए, परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया जाए, तो क्या होगा, तो वो जो चार्ज का मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करने की ट्राई करेगा। अब सर्कुलर मोशन होगा कि नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है फील्ड पे। फील्ड अगर आजू बाजू है सब जगह तो कंप्लीट सर्कल बनेगा, अगर पूरा नहीं है तो थोड़े देर में बाहर निकल जाएगा। क्वार्टर सर्कल भी हो सकता है और सेमी सर्कल भी हो सकता है। क्या बोला, पता चला? यस सर। किसी को यहां तक डाउट नहीं है? तो चलो इसका स्टेटमेंट थोड़ा लिखते हैं, क्योंकि लिखना पड़ता है। When a charged particle is projected in perpendicular magnetic field, देखो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलरली उसको प्रोजेक्ट किया गया है। So when the charged particle is projected in perpendicular magnetic field with certain velocity, then due to magnetic force, the path of particle, or trajectory भी path को ही बोलते हैं, the path or trajectory of the particle will be circle, या लिख सकते हैं सर्कुलर पाथ। ये क्या लिख सकते हैं, सर्कुलर पाथ। यहां तक बच्चे किसी को भी डाउट है? हाँ, सो यहां पे पता चला कि हर जगह जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसके कोर्स से जो पाथ रहेगा वो सब कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा। दूसरा पूरे इसमें ये पता चला कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स is along center, या ऐसा लिख सकते हैं, is towards the center of circular path। सही है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं बच्चे कि velocity and magnetic force Fm are always perpendicular to each other।
आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बताओ बच्चे, यहां तक में किसी को कोई भी डाउट है क्या? सो हमें क्या क्या पता चला कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स रहेगा, कहीं पे भी चेक कर लो, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा एक दूसरे से क्या दिखेंगे बच्चे? परपेंडिकुलर दिखेंगे, मतलब 90 डिग्री पे दिखेंगे। किसी को प्रॉब्लम है? बोलो। सर अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और बाद में बात करेंगे, जब नॉन यूनिफॉर्म आएगा उसके बहुत सारे केसेज मैं लूंगा। अभी यूनिफॉर्म पे आते हैं, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे ना तो चीजें पता चलेगी। अभी कॉमन सेंस है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। तो अभी क्या चेंज हो रहा है, किधर चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका मोशन डिस्क्राइब होगा। बट एक चीज बोल सकते हैं फिक्स कि उसका मोशन सर्कुलर नहीं होगा। ठीक है? अरे बोलो। हाँ, सो यहां तक पता चला वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। अभी तक ये थ्योरेटिकल पार्ट था जो आपको समझ में आया। अब ये बताओ ध्यान से, ये सर्कुलर पाथ में जब है, ये v का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज। फिर से देखो ध्यान से, क्या मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है? क्या मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है? आंसर है नहीं। नो सर। मैग्नीट्यूड कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है उससे अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो वो सिर्फ उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता है। देखो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस आ गया। एक पार्टिकल है, मतलब ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसका चार्ज कितना है? q है। वो एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है? सो ये हो गया बच्चे थ्योरेटिकल। नाउ मैथमेटिकल पार्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले बोलेगा रेडियस को डिस्क्राइब करो, रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी या रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। सो रेडियस हमें निकालना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। तो ये रेडियस हो जाएगा बच्चे, यहां से यहां तक का जो रेडियस रहेगा वो क्या ले लेते हैं? 8। अब थोड़ा सा और अगर इसको ध्यान से देखें, हमें रेडियस निकालना है। ये बताओ मोशन सर्कुलर हो रहा है, इसमें किसी को डाउट है? कौन सर्कुलर अगर मोशन हो रहा है तो एक फोर्स 100% एग्जिस्ट होता है। कौन सा फोर्स है वो? सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड। और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई प्रोवाइड करता है। बताओ यहां पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। देखो ग्रेविटेशन वाला में याद है, यहाँ पे एक अर्थ होता था, यहाँ पे मून होता था, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था। अब एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता था? तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा ही लिखते थे ना बच्चे? हाँ। सो नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो लिखेंगे एज द नेसेसरी, ये बोर्ड के लिए इतना सब भाषण लिखने की जरूरत है, एज द नेसेसरी centripetal force, centripetal force is provided by provided by magnetic force, that is मतलब I dot E। क्या लिख सकते हैं बच्चे? FC equal to FM लिख सकते हैं शायद, अगर तुमको पता चले तो। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू था बच्चे mv²/r। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हमने देखा था qvb sin थीटा की वैल्यू है 90। चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी इधर है, थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। एक v से एक v क्या हो गया? कैंसिल। हमें क्या चाहिए बच्चे? रेडियस। तो ये हो गया mv अब m into v upon r equal to q into b, या r इक्वल टू क्या हो गया बच्चे? mv अपॉन qb। बताओ किसी को भी डाउट है? हाँ या ना? पक्का बताओ, किसी को भी डाउट है? नो सर। सो इस पूरे इक्वेशन से क्या पता चला? अगर कोई सिंगल पार्टिकल लेते हैं या दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं,
तो दोनों इलेक्ट्रॉन का मास सेम और चार्ज भी क्या हो गया, सेम। अब किसी अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गई, सेम। मतलब ट्रैजेक्टरी बड़ा होगा या ट्रैजेक्टरी छोटा होगा, किस पे डिपेंड करता है बच्चे, तो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं आया? रब करूं इधर, इधर का रब करूं, इधर का, हाँ सो इधर का मैं रब कर रहा हूं बच्चे। सो हाँ, इस डायग्राम को भी रब कर देता हूं, तुम लोग भावनाओं को समझ गए होंगे। सो चलो इसी के आगे पता चला कि जो रेडियस है ना बच्चे, वो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मतलब स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। या दूसरे वे में बोले तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मोमेंटम है। चेक करो, m into v किसका फॉर्मूला था, तो आंसर है लीनियर मोमेंटम का। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। मतलब किसी भी पार्टिकल का अगर वेलोसिटी ज्यादा तो रेडियस ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा, अभी कॉमन सेंस से स्पीड ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो अगर मोमेंटम भी ज्यादा तब भी रेडियस, ट्रैजेक्टरी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस ना एक एक मार्क्स, दो दो मार्क्स के लिए ना बोर्ड में पूछे जाते हैं, और ऐसे फालतू क्वेश्चन नीट में आज भी पूछते हैं। बाकी जेईई में इस टाइप के क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं, ठीक है। सो सेकंड वन आते हैं बच्चे टाइम पीरियड। अगर सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मतलब एक बार वेलोसिटी से छोड़ दिया और स्पीड अगर चेंज नहीं हो रहा है तो घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा। जब वो घूमते रहेगा इसका मतलब पीरियोडिक मोशन हो गया। यस और नो बच्चे? सो पीरियोडिक मोशन हो गया तो टाइम पीरियड भी तो चाहिए। तो क्वेश्चन है टाइम पीरियड अब कैसे निकालेंगे। फिर याद आया कि टाइम का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चे, स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, हाँ या ना? होता है। अब जैसे एक साइकिल की बात करते हैं ना, तो वहां पे टाइम नहीं रह जाता, वो टाइम पीरियड बन जाता है। तो जैसे तुम स्मॉल टी को कैपिटल लिखे टाइम पीरियड, तब डिस्टेंस वो एक साइकिल का डिस्टेंस हो जाता है, और उस साइकिल का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे, सर्कमफेरेंस के इक्वल। सो t equal to 2 pi r upon v. Any doubt? No sir. So यहाँ का r की वैल्यू पुट अप करते हैं। What is the value of r बच्चे? So mv upon qb. v से v कैंसल, इसका मतलब t इक्वल टू क्या हो गया, 2 pi m upon qb। क्या टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड किया या नहीं किया? नहीं किया, स्पीड पे डिपेंड नहीं किया। क्वेश्चन है कैसे पता चला, तो हमने देखा किसी भी चार्ज पार्टिकल को लोगे, स्पीड कैसा भी रखो, मास कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, एंड पर्टिकुलर फील्ड में प्लेस की हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, किसी को डाउट है बच्चे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। ये यहां से यहां तक का ढेर सारा मतलब बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है, और ये दो एक ही चार्ज पार्टिकल है, दो बार मोशन दिखाते हैं। एक बार ये v की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड, ये v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है, और यहाँ पे v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है। तो देख के पता चल रहा है बच्चे कि ज्यादा वेलोसिटी, तो देखो ट्रैजेक्टरी ज्यादा बड़ा है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? यस सर। ज्यादा बड़ा है। ये v1 ले लेते हैं और ये क्या ले लेते हैं बच्चे, v2 ले लेते हैं। वेलोसिटी अलग अलग होने से क्या अलग अलग हुआ, तो ट्रैजेक्टरी पाथ अलग अलग हुआ। लेकिन क्या दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा कि अलग अलग होगा? आंसर है दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, क्योंकि पार्टिकल एक ही है तो चार्ज और मास क्या हो गया, सेम, और एक ही मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t2। टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। एनी डाउट? वेरी गुड, यहां तक किसी को भी डाउट नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं। अब आते हैं बच्चे पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। सो
चलो पॉइंट नंबर 3 में वर्क डन की बात करते हैं कि भाई पार्टिकल गया तो वर्क डन कितना हुआ। तो चेक करो, 3rd नंबर डाल दिया, वर्क डन किससे डिनोट करते हैं? तो आंसर है W से। तो चेक करो बच्चे, वर्क डन एक साइकिल के लिए कितना होगा और आधे साइकिल के लिए कितना होगा, सोच सकते हैं क्या हम? बोलो। ये डायग्राम इमेजिन है ना, यही डायग्राम था, अभी Q था और इसको पर्टिकुलर V से रोटेट किया था तो सर्कुलर मोशन उसका कंप्लीट हो रहा था। बताओ वर्क डन की वैल्यू एक साइकिल के लिए क्या होगा? ट्राई करो तुम लोग, नोटबुक वगैरह होगा, एक साइकिल के लिए क्या होगा और हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, बोलो। जोर से बोलो बच्चे। सर एक साइकिल के लिए नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। हाँ, एक साइकिल के किसी ने बोला 0 होगा और दूसरे के लिए फोर्स इनटू डायमीटर, और हाफ साइकिल के लिए क्या होगा? फोर्स इनटू डायमीटर। क्या सभी लोग एग्री हैं? हाँ सर। हमें दिमाग से सब पैदल हो गए हो तुम लोग, पता है, कुछ भी कर लो दिमाग को चलाना ही नहीं है। मेरे को तो नहीं आया। तुमको कुछ भी नहीं आया? तुम पुरुष नहीं, तुम महापुरुष है, टेंशन मत लो। तो चलो वर्क डन की बात हम कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा डायग्राम था, एक बार फिर से साइड में बनाता हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार देख लेते हैं तो तुम लोग बहुत ही बुरा फील होगा। ठीक है, देखो इधर, ये ऑरिजिन था, ये रेडियस था, ये वेलोसिटी था, चार्ज था, मास था और ये मैग्नेटिक फील्ड था। यही डायग्राम था ना? धुल्ला धुल्ला सा याद होगा तो वर्क का फॉर्मूला होता है FD cos थीटा। F छोड़ो, D छोड़ो, किसी भी पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी? 0। चाहे आधा साइकिल के लिए देखो या पूरा साइकिल के लिए देखो, कहीं पे भी देखो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? 0। चेक करो, मैग्नेटिक फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के अलोंग होता है। जिधर वेलोसिटी है उधर ही तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। दोनों के बीच का एंगल किसी भी पॉइंट पे चेक करो, कितना होगा? 90 डिग्री। हाँ या ना? एक और मेथड, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। सबको पता है वर्क इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लिख सकते हैं क्या? हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर। ये बताओ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में ये v और u स्पीड होता है कि वेलोसिटी होता है? स्पीड होता है। जब भी स्क्वायर कर दोगे ना, किसी भी वेक्टर को रख के स्क्वायर कर दोगे तो वो स्केलर बन जाता है, तो ये स्पीड होता है। अब ये पूरे सर्कुलर मोशन में क्या स्पीड चेंज हुआ या सेम रहा? सेम रहा। तो सेम रहा तो चेंज क्या हो गया? 0। सो याद रखना है, अगर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर किसी भी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है तो वर्क डन की वैल्यू कभी भी क्या होगी? हाफ साइकिल, फुल साइकिल, जहां देखना है देखो, वर्क डन की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 0 होगी। यस और नो? यस सर। किसी को डाउट? किसी को डाउट? नहीं है। ये 3 मार्क के लिए डेरिवेशन में पूछते हैं और ये सिंगल सिंगल करके क्वेश्चंस में भी पूछते हैं। जैसे टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला, रेडियस वाला फॉर्मूला, ये बहुत जगह यूज करेंगे। मतलब इन शॉर्ट ना आपसे मैक्सिमम चैप्टर में यूज होते जाएगा, कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में यूज होते जाएगा। सो आपको ध्यान रखना है कि रेडियस इक्वल टू mv अपॉन qb होता है, रेडियस इक्वल टू mv अपॉन qb होता है, mv अपॉन qb, एंड टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb। फिर से 2 पाई m अपॉन qb। सही है? ठीक है। एक और टॉपिक है, उसका नाम है बच्चे, अच्छा एक काम करो, इससे रिलेटेड एक और डेरिवेशन कराता हूं। इससे रिलेटेड एक और डेरिवेशन, वो भी बीबीआई है।
इस चैप्टर में बहुत डेरिवेशन है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में कैसे बहुत सारे डेरिवेशन थे, उससे ज्यादा डेरिवेशन यहां बोल सकते हैं आएगा। सो यहां पे आएगा हेलिकल, हेलिकल मोशन of a charged particle in uniform magnetic field, स्लैश। एक तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि डिस्क्राइब हेलिकल मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, 3 मार्क के लिए। इसी को दूसरे वे से अगर देखेंगे ना बच्चे, तो ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, प्रोजेक्शन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल with obtuse or acute angle, obtuse और acute angle, मतलब इससे पहले जो प्रोजेक्शन किया था, क्या वो प्रोजेक्शन 90 डिग्री पे था या एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल पे था? 90 डिग्री पे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या जरूरी है कि हर बार परपेंडिकुलर ही फेंके? मतलब सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, क्या जरूरी है कि हर बार ऐसे ही फेंके? और इसे भी तो फेंक सकते हैं। तो क्वेश्चन है तब क्या होगा कि 90 डिग्री से हमने नहीं फेंका तो क्या होगा? तो 90 डिग्री से नहीं फेंका ना, अगर ऑब्ट्यूज या एक्यूट एंगल से फेंकते हैं तो पाथ जो बनता है वो कैसा होता है? हेलिकल पाथ होता है। हेलिकल का नाम सुने हो बच्चे? स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग जो होता है वो हेलिकल होता है। देखो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद रहता है, उसको क्या बोलते हैं? हेलिकल। सर्कल ही होता है एक्चुअली। हेलिकल कैसा होता है? सर्कल ही होता है, बट सर्कल क्या एक ही जगह गोल 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 ऐसे रहता है। हेलिकल क्या गोल हुआ थोड़ा आगे बढ़ गया, फिर गोल हुआ फिर थोड़ा आगे बढ़, ऐसे थोड़ा आगे शिफ्ट होते जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? हेलिकल बोलते हैं। ठीक है, तो चलो अभी डिराइव करते हैं अच्छे से, एक एक चीजों को समझते हैं। लोगों को थोड़ा कम डाइजेस्ट होता है, बट स्टिल अच्छा है, टॉपिक समझ में आएगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से इसको वीवीआई कर लो। तो चलो ये ले लिया मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या ले लिया? मैग्नेटिक फील्ड। होप कि किसी को कुछ भी डाउट मैग्नेटिक फील्ड लेने में नहीं हुआ होगा, ऐसा मान लेते हैं। सो ये ले लिया बच्चे मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसका नाम दे दिया B। अब यहां पे एक चार्ज पार्टिकल रखा जिसका चार्ज Q है और मास M है। एक चार्ज पार्टिकल रखा जिसका चार्ज Q है और मास M है, एंड इसको किसी एंगल से विद सर्टेन वेलोसिटी V प्रोजेक्ट किया गया। किसी एंगल से विद सर्टेन वेलोसिटी v क्या किया गया बच्चे? प्रोजेक्ट किया गया। एनी डाउट? पक्का ना? यहां प्रोजेक्ट किया तो क्वेश्चन है कि अब क्या होगा? तो अब क्या होगा तो देखते हैं थोड़ा सा। ये वेलोसिटी जो हमने देखा ना वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और हमने चेक किया था पहले से कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कोई वेलोसिटी जाता है तो उसके लिए फोर्स की वैल्यू, उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चे? 0। और अगर परपेंडिकुलर से जाता है तो उस टाइम में क्या हो जाता है? मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू होती है Q into V into B। हाँ या ना? अब देखा यहां पे वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट ले सकते थे, एक ये ले लिया v cos थीटा और दूसरा हो गया बच्चे v sin थीटा। होप कि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका नाम ले लिया v पैरेलल और इसका नाम ले लिया v परपेंडिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब चेक करो होगा क्या? इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल पे
कोई भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा इस पे, जल्दी बोलो। नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। किस पे लगेगा? तो आंसर है इस पे लगेगा। सही है? परपेंडिकुलर। हाँ, वेरी गुड। अब ये परपेंडिकुलर जब है तो क्या पाथ सर्कुलर होगा? हाँ या ना? आंसर है हाँ। जब देखो इसको भूल जाओ, इस पे तो जीरो हो गया। अब इस पे ये मैग्नीट्यूड नो डाउट v sin थीटा होगा, लेकिन इसके लिए अभी मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या दिख रहा है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या पाथ सर्कुलर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा, होगा, वेरी गुड, होगा। अब जब पाथ सर्कुलर होगा तो ये वहां पे टाइम पास करेगा क्या? देखो तो ये वाला कंपोनेंट टाइम पास करेगा, उसको आगे ढकेल के लेके जाएगा। धकेल के लेके आएगा। हाँ। आगे धकेल के अगर, हाँ, वेरी गुड, अगर ये नहीं होता तो गोल 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 एक ही जगह करता, लेकिन ये कंपोनेंट है, इसमें मैग्नेटिक फोर्स नो डाउट जीरो है, लेकिन इस कंपोनेंट से आगे तो लेके जा ही सकता है ना। वो प्रोजेक्टाइल को जब हम ऊपर फेंकते हैं टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है डाउनवर्ड वाली, लेकिन आगे वाली रहती है, वही तो उसको आगे लेके जाती है, तो कंप्लीट पैराबोलिक पाथ होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया। तो सोचो पाथ अब सर्कुलर होगा या सर्कल आगे आगे जाते जाएगा? हाँ, तो ये एक्चुअली ऐसा बनता है, ऐसा देखो ध्यान से, ये ऐसा 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 करके आगे जाता है, ठीक है। अब मैं तुमको यहाँ दिखाऊंगा ऐसे जा रहा है, बट भावनाओं को समझना। हाँ, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, क्यों? ध्यान से सुनो। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर नहीं है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। वेलोसिटी किधर है? अरे बोलो, ऊपर। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर जाएगा? इधर। प्लस में रहेगा तो इधर जाएगा, माइनस में रहेगा तो इधर। हाँ या ना? हाँ सर। तो ये कैसे जाएगा? सर्कल धक्का मार, देखो देखो ध्यान से देखो, सर्कल ऐसे होगा और ये वीक पैरेलल वाला कंपोनेंट उसको आगे धक्का मारेगा। तो ये जैसे धक्का मारेगा थोड़ा आगे बढ़ा, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, ऐसे करके हेलिकल पाथ होगा। समझ में आया? अब जो मैंने दिखा बोला ना, उल्टा दिखेगा। यहाँ पे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स इधर ही लग रहा है, मतलब आगे इधर आगे जा रहा है। एग्जैक्टली पाथ ऐसे दिखेगा, लेकिन मैं बनाऊंगा ऐसे, मतलब दिखा देता हूँ अलग से। 3D डायग्राम है, बड़ी खतरनाक है, बट फिर भी भावनाओं को तो समझ ही सकते हैं। ये कुछ ऐसा रहेगा, मतलब पीछे जा रहा है। ये डॉटेड का मतलब क्या है कि वो बैक साइड से निकल रहा है। ये ऐसे करके ये हमारा पाथ बन रहा है। आवड़े छे कि जावड़े छे? आवड़े छी। हाँ, सो ये कुछ ऐसा है, मतलब पाथ ऐसा ऐसा नहीं है, पाथ ऐसे ऐसे है, मतलब ऐसे करो या ऐसे करो। ऐसे गया घूमते हुए, सर्कल कंप्लीट होने वाला था, धक्का मार दिया आगे चला गया, फिर धक्का मार दिया आगे चला गया, तो ये सर्कल होते होते आगे गया। डायग्राम पक्का इमेजिन कर पाए? अरे बोलो बोलो बच्चे, डायग्राम इमेजिन कर पाए क्या? अरे यस और नो? देखो टाइम खत्म हो गया होगा। समझ गए कि एग्जैक्टली मैं यहां दिखाऊंगा ऐसे, बट डायग्राम कैसे? ऐसे ऐसे आगे जा रहा है। तो देखो ये कुछ ऐसे मैं बनाया, ये कुछ ऐसे जाके फिर ऐसे बना, फिर ये बैक साइड, फिर ये ऐसे बना, फिर बैक साइड, फिर ये ऐसे बना। सही है? दैट शेप इज कॉल्ड, कौन सा शेप? हेलिकल शेप। समझ आया कि नहीं आया? आया सर। अब इसमें थोड़ा सा बताया था ना स्टार्टिंग में, इस चैप्टर में क्या है कि 3D बहुत है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा भावनाओं को समझना पड़ता है। बाकी चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है बच्चे? तो लिखा। यस सर। अब चलो भाषण, थोड़ा ये भाषण तुम लोग जान दो, मैं लिख देता हूँ। When a charged particle is projected with angle theta making
with magnetic field, making with magnetic field, then its perpendicular components, then its perpendicular component मतलब V perpendicular, perpendicular component मतलब V perpendicular will rotate the charge particle, will rotate the charge particle and पैरेलल कंपोनेंट, ये डबल एल का मतलब क्या होता है? पैरेलल, एंड पैरेलल कंपोनेंट इसका मतलब V पैरेलल will क्या बोलेंगे? will move forward the charge particle, मतलब एक उसको गोल गोल घुमाएगा, एक गोल गोल घुमाएगा और दूसरा उसको आगे बढ़ाएगा, and hence the trajectory is will be helical, या इसी को बहुत सारे लोग हेलिक्स भी बोलते हैं, हेलिकल, और क्या लिख सकते हैं बच्चे? हेलिक्स। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है? हाँ, अब इसमें भी सेम चीज बच्चे, रेडियस हमें डिफाइन करनी पड़ती है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ द हेलिकल पाथ, एंड व्हाट इज द पिच लेंथ ऑफ द हेलिकल पाथ। तो क्या मैं इस डायग्राम को छोड़ के बाकी सब रब करूं? जल्दी, अरे बोलो बच्चे, इस डायग्राम को छोड़ के बाकी रब करूं? अब ठीक नहीं, अभी नहीं अटका है, सुनो, डायग्राम को छोड़ के बाकी सब रब कर रहा हूं। हाँ ठीक है बच्चे, सो चेक करो, ऑडिबल है क्या बच्चे? यस सर। हाँ, फर्स्ट वन फिर से रेडियस स्मॉल आर। अब देखो, नो डाउट हेलिकल पाथ हो रहा है, बट सर्कल होके ही ना आगे बढ़ रहा है, आया ना? बोलो। यस सर। तो रेडियस मतलब सर्कुलर पाथ का रेडियस, तो सिंपल, गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। कौन देगा? तो मैग्नेटिक फोर्स देगा। तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे, एज Fc is provided by Fm, Fc का फॉर्मूला लिखेंगे mv²/r, हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर। अब जिस स्पीड से वो गोल गोल घूम रहा है, वो v पैरेलल है कि v परपेंडिकुलर है? V परपेंडिकुलर। जो घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसका मतलब यहाँ पे भी जो वेलोसिटी होगी क्या होगी? V परपेंडिकुलर। एनी डाउट? अरे है ना? हाँ, अब मैग्नेटिक फोर्स में बताओ, पैरेलल वाला वेलोसिटी कि परपेंडिकुलर वाला? तो परपेंडिकुलर वाला। पैरेलल पे मैग्नेटिक फोर्स क्या था? 0 था, ऐसा नहीं करना है। So Q into V perpendicular into B into sin 90, वो तो टेंशन वाला ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और V परपेंडिकुलर इधर है। इसी को थोड़ा अच्छे से इज्जत से लिखना रहे, ये V परपेंडिकुलर से एक V परपेंडिकुलर कैंसल, क्या बचा? M V परपेंडिकुलर अपॉन R इक्वल टू Q into B, क्योंकि sin 90 कितना हो गया बच्चे? 1। इसी को इज्जत से अगर लिखना चाहें तो R इक्वल टू क्या हो गया? mv परपेंडिकुलर अपॉन qb। बाद में पता चला कि v परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चे? सो v परपेंडिकुलर की वैल्यू v sin थीटा है, तो v sin थीटा अपॉन qb। तो क्या रेडियस का फॉर्मूला देखो सेम आया क्या? mv/qb आया ना? हाँ, सो जब क्वेश्चन करना ना तो याद रखना कि अगर हेलिकल पाथ है तो फॉर्मूला तो mv/qb ही होता है,
लेकिन अब जब हेलिकल है तो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी ले लेना, और जब पहले से ही परपेंडिकुलर है तो सिर्फ v ले लेना। ठीक है? सर हाँ सर वो जो पार्टिकल है सर वो लीनियरली मोशन कर रहा है और रोटेशनल है सर, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे है वो नहीं समझ रहा है। अरे सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, थोड़ा सा इसके कॉज से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जा रहा है, इसीलिए हेलिकल पाथ बोला, क्योंकि एक ही जगह पे रोटेट नहीं, इसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे। सो एक ही जगह पे कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। थोड़ा सा आगे चल गया तो उसको हेलिकल मोशन बोलते हैं। अब हम रेडियस निकाल रहे हैं तो हेलिकल मोशन का रेडियस नहीं निकाल रहे हैं, एग्जैक्टली वो हो तो सर्कुलर ही रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। स्प्रिंग में कितना डिस्टेंस होता है एक सर्कल के बाद दूसरे सर्कल में? बिल्कुल स्लाइटर। तो थोड़े से के लिए हम देखते हैं तो पूरा सर्कल दिखता है, लेकिन अगर लेंथ के हिसाब से देखें तो हेलिकल दिखता है। क्या बोला? पता चला? रेंज पता चला? हाँ सर चला। सर्कुलर पाथ है ना, तो सर्कुलर पाथ में सेंटीमीटर लगेगा, कौन देगा? तो मैग्नेटिक फोर्स ही तो उसको घुमा रहा है, उसी को हमने इक्वल किया है। ठीक है बच्चे, किसी को डाउट है और? अरे बोलो। हाँ, सेकेंड वन पे आते हैं। सेकेंड वन इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किससे डिनोट करेंगे? तो आंसर है सेम, कैपिटल टी। अब टाइम का फॉर्मूला बचपन से ही सिखाया गया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक साइकिल की बात करेंगे तो वैसे ही यहां से स्टार्ट हुआ और घूम फिर के यहीं आया, थोड़ा सा तो आगे ही गया, एकदम माइनस आगे गया, बट है तो सर्कल ही ना, बार बार वहां पे आ रहा है, फिर जाके आ रहा है, फिर जाके आ रहा है, तो एग्जैक्टली टाइम पीरियड कितना होगा? तो सिंपल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2 पाई r अपॉन, ये बताओ v पैरेलल लेंगे कि v परपेंडिकुलर लेंगे? मारूंगा पकड़ के। अबे टाइम पीरियड आगे जाने का है कि गोल गोल घूमने का है? गोल गोल घूमने का। और गोल गोल घूमने के लिए v पैरेलल रिस्पांसिबल है कि परपेंडिकुलर रिस्पांसिबल है? तो कॉमन सेंस है ना, वेलोसिटी भी क्या होगी? v परपेंडिकुलर। फार्मूला वही है, तुम डिसाइड करो कि v पैरेलल लेना है कि v परपेंडिकुलर लेना है। सो 2 पाई r अपॉन v। r की वैल्यू देखो, तुमने कुछ तो निकाला है, r की वैल्यू तुमने निकाला है mv परपेंडिकुलर अपॉन qb, mv परपेंडिकुलर अपॉन qb, v परपेंडिकुलर कैंसल, सो आंसर कितना आ गया? 2 पाई m अपॉन qb। क्या टाइम पीरियड अभी भी सेम है पिछले जैसे? आंसर है हाँ। टाइम पीरियड किधर भी फेंको, कैसे भी फेंको, टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसको स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है? थर्ड पॉइंट, इसमें 3 पूछते हैं 3 मार्क के लिए, मतलब तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करना रहता है। थर्ड वन जो होता है वो होता है पिच लेंथ, PITCH, पिच लेंथ। बहुत सारे लोग P से डिनोट करते हैं पिच लेंथ। पिच लेंथ पता है क्या होता है? देखो ध्यान से, ये सर्कल आया, फिर जैसे सर्कल वापस से आया, तो दो के बीच का जो डिस्टेंस देखो, यहां से इसका सेंटर, यहां इसका सेंटर, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चे, उसको पिच लेंथ बोलते हैं। ध्यान से सुनो, ये यहां पे देखो, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल। अब इनके बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस होगा ना, दो सर्कल के बीच के सेंटर का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? पिच लेंथ। समझ में आया कि नहीं आया? आया। देखो यहां दिखाता हूं, थोड़ा अच्छा दिखे। ये जो लेंथ होता है दो सेंटर के बीच का, सर्कल दो है, दो सर्कल के बीच का लीनियर डिस्टेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पिच लेंथ। स्मॉल p से डिनोट किया है। किसी को प्रॉब्लम है? हाँ, अब पिच लेंथ देखो तो है तो डिस्टेंस ही ना। अब ये डिस्टेंस गोल गोल वाला डिस्टेंस है कि आगे लीनियर वाला डिस्टेंस है? लीनियर वाला डिस्टेंस। क्या लीनियर वाले डिस्टेंस के तरफ कोई भी एक्सेलरेशन हो रहा है या कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है?
कांस्टेंट स्पीड पे आगे जा रहा। तो बचपन में सिखाया गया था s इक्वल टू vt, मतलब डिस्टेंस अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हाँ या ना? Yes, sir. आप डिस्टेंस का नाम ले लिया p, डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच लेंथ। बताओ v कौन सा, पैरेलल की परपेंडिकुलर? पैरेलल। वेरी गुड। आगे ले जाने के लिए को पहले ही लिखा दिया था ना, लीनियर के लिए कौन रिस्पांसिबल है, तो पैरेलल। तो क्या लिखेंगे, v पैरेलल इनटू टाइम। बताओ क्या लें, यहां से यहां तक का टाइम क्या होगा, तो आंसर है कैपिटल T। दो सर्कल के बीच का डिस्टेंस, मतलब एक सर्कल से दूसरे सर्कल जाने में बनाने में कितना, तो कैपिटल T। अरे एक सर्कल खत्म हुआ, बाद में दूसरा सर्कल जब पहुंचते हैं तो कितना टाइम लगता है, तो टाइम पीरियड T के बराबर। हाँ या ना? अरे बोलो, सिंपल है ना। एक सर्कल के बाद दूसरे सर्कल के बीच का तुम डिस्टेंस ढूंढ रहे हो, तो एक सर्कल से दूसरे सर्कल जाने में टाइम पीरियड तो कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसीलिए टाइम पीरियड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उसी कांस्टेंट का टाइम कितना होगा, तो कैपिटल T। और वो तो पहले से बताया ना, v पैरेलल का वैल्यू पता चला v cos थीटा, हमने पहले से पता है v पैरेलल की वैल्यू v cos थीटा, टाइम पीरियड की वैल्यू है 2 pi m upon qb। सो फाइनल आंसर इज 2 pi m v cos theta upon qb into b। दिस इज द वैल्यू ऑफ पिच लेंथ। खत्म। 3 मार्क के 3 पॉइंट के डेरिवेशन है, ये 3 मार्क में कई बार पूछे गए हैं। और इसके क्वेश्चंस, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, mv अपॉन qb होता है। अगर ऐसा मोशन है तो v परपेंडिकुलर लेना है, और नॉर्मल है तो v ही लेना है, और टाइम पीरियड तो कांस्टेंट ही है। जब याद रखना पिच लेंथ निकालना है तो इधर वाला वेलोसिटी ध्यान रखना और इनटू टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ठीक है, जो क्वेश्चंस बोर्ड में और नीट में पूछे जाते हैं। जेडब्ल्यू में फिर से इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। हाँ, जेडब्ल्यू में पता है क्या आता है, जेडब्ल्यू में क्या करेगा, इस v को ना यहाँ पे यूनिफॉर्म था, अब v को चेंज कर देगा। सोचो, जब v को चेंज कर देगा मतलब v वेरिएबल डाल दिया, मतलब v एक्सेलरेटिंग में है, v जो है बढ़ते जा रहा है, तो क्या पिच लेंथ सेम रहेगा या चेंज होते जाएगा? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस किस में आते हैं, जेडब्ल्यू में। ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा, मजा आएगा। अभी छोटे छोटे कर लो, बड़े बड़े में फील दिलाता हूं। सो रब करो, हाँ रब करता हूं। और ये मैग्नेट में मजाक नहीं, जिस दिन जो पढ़ाया जाए उस दिन जाके घर पे उसी चीजों को रिवाइज कर लेना है एटलीस्ट। नहीं तो ये इतना असम्पशंस है ना, 3D वाला डायग्राम है ना, कि बाद में विजुअलाइजेशंस नहीं कर पाओगे। इसीलिए उसी दिन घर पे जाके थोड़ा प्रैक्टिस करो, देखो कैसे डायरेक्शन और कैसे डायग्राम बनाया है, क्योंकि जो दिखता है उसे उल्टा लेते हैं यहाँ पे। तो चलो एक क्वेश्चन है बच्चे, ए प्रोटॉन, क्वेश्चन ए प्रोटॉन, ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, नीट में भी भर भर के दिखेगा, बोर्ड में भी भर भर के दिखेगा। ए प्रोटॉन कॉमा ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा particle are projected in perpendicular magnetic field of 5 Tesla। परपेंडिकुलर, अरे मैग्नेटिक फील्ड भी लिख दिया, भावनाओं को समझ जाना। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 Tesla with velocity 10⁻⁶ meter per second, 10⁻⁶ meter per second, full stop। Compare first one, their trajectory and second one, time period। सबको प्रोटॉन का चार्ज
ड्यूट्रॉन का चार्ज, अल्फा पार्टिकल का चार्ज और मास पता है कि मैं बताऊं? अरे बोलो बच्चे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल का चार्ज और मास पता है कि बताऊं? चार्ज ऑफ प्रोटॉन को P लिख दो, तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन भी P ही होगा, सही है। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2P होगा। अरे याद रखो, प्रोटॉन को ना प्रोटॉन लिखते हैं, न्यूट्रॉन एग्जैक्टली ये 1H1 होता है, उसको प्रोटियम बोलते हैं, उसी को प्रोटॉन में काउंट करते हैं। 1s2 ड्यूट्रियम होता है, जिसको ड्यूट्रॉन बोलते हैं, एंड 1s3 ट्रिटियम होता है, ट्रिटियम यहाँ नहीं है, अल्फा पार्टिकल को हीलियम बोलते हैं। तो कॉमन सेंस है ना, नीचे वाला चार्ज को बताता है और ऊपर वाला मास को बताता है। तो अगर चार्ज इसका P ले लिया तो इसका भी चार्ज क्या है बच्चे? P, और इसका ट्वाइस है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2P। नाउ जब मास की बात करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन उसको ले लो m ले लो, मास ऑफ प्रोटॉन m ले लिया, सो मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 2m। तो देखो यहाँ पे ट्वाइस है, तो मास नंबर ट्वाइस है, इसका मतलब 2m। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है यहाँ? 4 है, तो क्या हो जाएगा? 4m। आया कि नहीं आया? आया सर। याद रखो, प्रोटॉन को तो कॉमन सेंस से P, ड्यूट्रियम होता है वो 1s2 को बोलते हैं, ड्यूट्रियम, उसी को ड्यूट्रॉन भी बोलते हैं। तो 1s2 मतलब चार्ज प्रोटॉन के इक्वल और मास प्रोटॉन से डबल। अल्फा पार्टिकल मतलब He2 हीलियम है, सो मास चार्ज प्रोटॉन के ट्वाइस और मास प्रोटॉन के 4 टाइम्स। ट्राई करो कि मैं करूं? तो बोलो। ट्रांजैक्टरी मतलब रेडियस को कंपेयर करना है, ठीक है? किसका रेडियस बड़ा होगा, किसका रेडियस छोटा होगा और क्या होगा। √2। अबे इससे कैसे, शायद बच्ची जो बोली सही है। फर्स्ट वन का रेडियस, रेडियस का फार्मूला तो mv/qb ही होगा। सो m मतलब 9.1 into 10⁻31 क्या है? अच्छा सॉरी प्रोटॉन है 1.6 into 10⁻27। ये काम करो ना बच्चे, क्यों रखना है? जब कंपेयर ही करना है तो कंपेयर ही करना है तो वैल्यू क्यों रखना, रहने दो, दिल करे तो निकाल लेना बाद में। ये सब प्रोटॉन के लिए ले लिया, सेकेंड वन ड्यूट्रॉन के लिए। सो मास कितना हो जाएगा? तो 2m, वेलोसिटी सेम है, चार्ज सेम है, सो क्या हो गया? सो इसको अगर r ले लिया तो इसको कितना लेना पड़ेगा बच्चे? 2r। थर्ड वन मास, सॉरी मास लिख रहा हूं, रेडियस, रेडियस ऑफ क्या? अल्फा पार्टिकल। मास कितना है? 4m, वेलोसिटी तो v ही है, चार्ज कितना है? 2m, सो कितना हो गया? 2 2 जा 4, सो आंसर है 2r। सो रेशियो हो गया प्रोटॉन इज टू न्यूट्रॉन इज टू अल्फा पार्टिकल 1:2:2। अरे पता चला? यस सर। हाँ ये आंसर है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है बोर्ड के अकॉर्डिंग। ये 3 पॉइंट देते हैं तो 3 मार्क का पूछते हैं, जनरली 2 मार्क का पूछते हैं। अच्छा नीचे में क्यू है, क्यू भी, ठीक है। सो आंसर है 1:2:2। टाइम पीरियड क्या बताओ बच्चे? मत सॉल्व करो, सेम होगा। अरे टाइम पीरियड तो नहीं, रुको। टाइम पीरियड अलग अलग होगा, पार्टिकल्स अलग अलग है ना। अरे बोलो 2 pi m/qb। सेकेंड वन पार्टिकल ही चेंज कर दिया, ड्यूट्रियम, सो 2 pi into 2m/qb। अगर ये t ले लिया तो ये कितना हो गया? 2d,
अल्फा पार्टिकल पक्का सेम ही आया? अरे बोलो। सो 2πm2। हाँ बच्चे 1:2:2 ही आया। पता चला क्या सबको? रब करो, सबको समझ में आया? आप सुनो, इसमें अगर ना इसी छोटे क्वेश्चन में, इसको छोटा नहीं, इसको बहुत छोटा क्वेश्चन बोलते हैं क्योंकि इसमें दिमाग यूज ही नहीं करना था, एक ही फॉर्मूला था, रख देना था, बस ये आपको पता होना चाहिए था। ये देता नहीं है, याद रखा करो थोड़ा, ठीक है? अब इसी को थोड़ा सा अगर बुरा बुरा फील कराएगा तो कैसे पूछेगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का दूसरा फॉर्मेट कैसे पूछते हैं वो देखो। सो कई बार ना बच्चे मोमेंटम दे देते हैं कि सबका मोमेंटम ऐसा है, तो मोमेंटम में आर का फॉर्मूला ना, जब मोमेंटम गिवन होगा तो P/QB लगाना, ध्यान देना, जो जो गिवन है ना उसके टर्म में हम लगाना है। तो मैं 2 क्वेश्चन कराता हूं इसका, बाकी तुम लोग इस टाइप का बहुत सारा जो दिखेगा क्वेश्चन बैंक में खुद से करना। क्वेश्चन लिखो, an electron emitted by a heated cathode, ये सब भाषण है, कोई मतलब नहीं है इसका, बट लिखो an electron emitted by a heated cathode and accelerated through potential difference। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर का नाम आ गया बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस। एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 किलोवोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया बच्चे? 2 किलोवोल्ट, कॉमा enters in the region in uniform magnetic field of 0.15 Tesla, full stop। Find value of radius if first one B is perpendicular to V, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी क्या है बच्चे? परपेंडिकुलर है। सेकेंड वन, मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ वेलोसिटी। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बच्चे, आया कि नहीं आया? किसी को कुछ भी डाउट है? बोलो, किसी को कुछ भी डाउट है? हाँ, तो चलो फटाफट एक बार मैं, तुम लोग ट्राई करने का टाइम नहीं है, मैं बताता हूं, तुम लोग हेल्प करो मेरा। रेडियस का फॉर्मूला जब परपेंडिकुलर फेंका है तो mv/qb, डाउट है? हाँ, इसी को अगर जरूरत पड़ी तो लिख सकते थे P/QB, अगर मोमेंटम गिवन होता तो, हाँ या ना? बट देखना क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन मतलब मास और चार्ज तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन से। यहां पे एक नया चीज दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको V से डिनोट करते थे, वोल्टेज। क्या यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का बच्चे कोई भी टर्म है? नहीं। हाँ या ना? पोटेंशियल डिफरेंस का कोई भी टर्म नहीं है। स्टिल मैग्नेटिक फील्ड दिया, स्टिल हमें R निकालना है, मतलब ना P पता है ना V पता है, और स्टिल हमें क्या निकालना है? रेडियस। तो क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? अरे बोलो नहीं। तो तुरंत याद करना कि जब भी ऐसा रहे कि ऐसा कुछ मोमेंटम का कोई रिलेशन पूछे, तो याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ × m × v² होता है।
या पी स्क्वायर बाई 2m होता है। याद आ रहा है 11th? तो कई बार ना ये पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होता है और कई बार यहाँ काइनेटिक एनर्जी गिवन होता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में चाहिए तो देखो P इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। मतलब मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख दिया तो नया रिलेशन क्या हो गया बच्चे? अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूब। सही है? ये तब जब इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में करना है। दूसरा हमें पता है कि ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है, बट काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल टू होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के। यस और नो? अरे बोलो, काइनेटिक एनर्जी को जो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसके इक्वल टू होती है? पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमम वैल्यू के। हाँ या ना? अगर इसको 100 जूल अगर है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, जब नीचे जाएगा तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? 100 जूल। अरे हाँ या ना? तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? तो इसी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी, और फॉर्मूला था Q into V। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलो, Q into V पोटेंशियल के टर्म में, गड़बड़ मत करो, फर्स्ट चैप्टर में सीखे थे। Q into V। तो देखो मोमेंटम हमें है यहाँ पे, तो उसके जगह या काइनेटिक एनर्जी के जगह क्या लिख सकते हो बच्चे? QV। मतलब P को अगर लिखना है मोमेंटम को तो 2m into Q into V। ये छोटू सा लिखा है ना घुमा के, वो वेलोसिटी है, और बड़ू सा है ना स्टेट है, वो पोटेंशियल है यहाँ पे। सो इसी को काइनेटिक एनर्जी के जगह कभी भी जरूरत पड़ा तो हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। मतलब Q into क्या लिख सकते हैं? V लिख सकते हैं। आया कि नहीं आया? अरे बोलो। तो ये याद ये मत रखना, याद यही रखना, बट कन्वर्ट करने आना चाहिए कि अगर मोमेंटम की जगह काइनेटिक एनर्जी दे दिया या पोटेंशियल दे दिया तो काइनेटिक एनर्जी तो ये फॉर्मूला, मोमेंटम दिया तो पोटेंशियल दिया तो ये फॉर्मूला। अब देखो सब दिया है, Q पता है, मास पता है, चार्ज पता है, पोटेंशियल पता है, Q पता है, V पता है, निकाल दो रेडियस। ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया। सेकंड वाले के लिए क्या है बच्चे? एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री। इसका मतलब R का फॉर्मूला mv sin थीटा था, cos थीटा था, sin थीटा था, mv sin थीटा अपॉन qb, या इसी को p sin थीटा अपॉन qb लिख सकते हैं। p की वैल्यू तुमको नहीं पता है, पोटेंशियल की वैल्यू पता है, तो p की वैल्यू को 2mqv अपॉन qb और इनटू क्या लिख सकते हैं? sin थीटा। आया कि नहीं आया? बोलो। फॉर्मूला ये याद नहीं रखना, फॉर्मूला ये है, वो तो sin थीटा है इसलिए sin थीटा के फॉर्म में डाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये चार वैरायटी आती है, एक में वेलोसिटी दिया होता है, एक में मोमेंटम दिया होता है, एक में काइनेटिक एनर्जी और एक में पोटेंशियल। तो ऐसे चार वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो थैंक यू, होप कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, बाकी का कल और समझेंगे। चलो थैंक यू।